हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। एक सभी को राधे राधे राम राम। ठीक है, अभी तो देखिए हम आज हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं अपनी सीरीज में। और इससे पहले 7 लेक्चर आपके हो चुके हैं और मैंने इससे पहले वर्धन वंश भी कंप्लीट करा दिया है पेपर ट्रिपल पेट में आपके। ठीक है, और अगला आपका जो सिलेबस के खाते जो अगला चैप्टर है आपका राजपूत वंश है। देखिए अभी तक हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम ज्योग्राफी के देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस ला रहे हैं। अभी हाल ही में आपको मिल जाएंगे। तो जो आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में देखिए राजपूत वंश को आज पढ़ेंगे। इससे पहले वर्धमान वंश तक हम पढ़ चुके हैं। और इसमें देखिए विद डिटेल हम पार्ट 1 है, इसमें हम थोड़ी देखिए जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति और उनके जो हर्षवर्धन के बाद का जो टाइम पीरियड है और राजपूत की एस्टैब्लिशमेंट होने के जो बीच का समय है उसको देखेंगे। और उसके बाद जो राजपूतों ने जो अपनी एक्टिविटी की स्टार्टिंग में त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कन्नौज के बेस में कन्नौज के लेकर उनकी क्या राय थी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं उससे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें जितने भी देखिए थ्योरी बेस है, इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें भी आपकी जितने भी थ्योरी आपकी जितने भी राजपूत वंश हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर लास्ट में हम देखिए इसका पूरा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आराम से लगा देंगे। ठीक, जिससे आपका थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाए। थोड़ा जो आपका जो लेंथी चैप्टर है और इसमें अक्सर कंफ्यूज रहा जाता है कि आखिर कौन से राजपूत वंश ने किस पर कौन सा आक्रमण किया, कौन शासन किया। तो मैं फिर डिटेल आपको अच्छे समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं राजपूत वंश या राजपूत काल डायनेस्टी के बारे में जानने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें हर्षवर्धन की मृत्यु आपकी 647 ईस्वी में हो जाती है। हर्षवर्धन की देखिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। आप देखिए आराम से सुनिए बातों को, जो पीडीएफ में लिखा है वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप अच्छे से मेरी आवाज़ को सुनिए, आप समझते रहिए। ठीक है, 647 इस एडी में जब आपकी हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी होता नहीं है। ठीक है, तो चूँकि हर्षवर्धन उसके बड़े भाई, उसकी मृत्यु पहले हो जाती है, बहन का विवाह होता है और उनके पति की मृत्यु हो जाती है, बहन के साथ रहती हैं इनके, और खुद इनका उत्तराधिकारी होता नहीं है। तो इनका जो आगे वंश था उसके बाद कोई जानकारी मिलती है, समाप्त हो जाता है वर्धन वंश आपका हर्षवर्धन के पश्चात। और जो वहाँ के जो स्थानीय शासक हैं आयुध वंश के, वो शासन करते हैं कुछ समय के लिए उस पर। और जो 7वीं शताब्दी से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और आपका जो 12वीं शताब्दी तक, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के पहले तक का जो काल है वह इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, या राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, कौन सा 7वीं से लेकर के कहीं कहीं बुक में 8वीं शताब्दी लिखा है। ठीक है, तो माना भी जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे 7 से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक के बीच का जो समय है वह राजपूत वंश या राजपूत काल या फिर आपके पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 647 ईस्वी में आपके हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी होता नहीं है। तो आपका जो कन्नौज है, जो साम्राज्य उसका वर्धन वंश है, फिर से विकेंद्रीकरण फिर से शुरू हो जाता है। अब विकेंद्रीकरण का अर्थ मतलब क्या है? देखिए जो छोटे छोटे जो पूरा साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में फिर से बंटने लगता है। ठीक, अर्थात जैसे आपकी जो राज्यपाल वहाँ के नियुक्त होंगे, जो प्रांतीय शासक रहेंगे, वो उनकी शक्ति देखिए उन जो आपकी केंद्रीय सत्ता है उससे ज़्यादा मजबूत हो गई और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। ठीक, तो धीरे धीरे जितने भी शासक थे वो स्वतंत्र होने लगे और छोटे छोटे राज्य अपने सत्ता को लेकर फिर से संघर्ष करने लगे। ठीक, और अलग अलग राजवंश देखिए कन्नौज पर शासन करना चाहते थे, जो कि भाई जो आपका एक अलग राजा बनेगा तो सोचेगा कि कन्नौज चूंकि उस समय मध्य में था, और एक समझ से देखा जाए तो वह इस तरह से पहले आपका रोल पाटलिपुत्र अदा करता था कि हमें अगर उत्तर पूरे भारत पर पूरे शासन करना है, पूरा भारत शासन करना है, तो हमें उस समय जैसे आपके गुप्तवंश और मौर्य वंश में पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा किया या पाटलिपुत्र राजधानी बनी हुई सेंट्रल काम करती थी, वह काम अब कन्नौज कर रहा था। ठीक, पूरे वर्धन वंश में राजधानी कन्नौज रहती है आपके थानेसर से। ठीक है, और क्यों? क्योंकि जो रोल आपका देखिए अब आगे देखेंगे कन्नौज पर ही शासक भी बनना चाहते थे। ये एक पॉइंट की बात होती है कि आखिर कन्नौज इतना प्यारा क्यों था। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की तो 600 ईसा पूर्व से लेकर, यानी आपकी जब गौतम बुद्ध जी के जन्म के आसपास के क्षेत्र से लेकर जब हमारा जो महाजनपद काल स्टार्ट होता है और छोटे छोटे जो जिला हैं, छोटे छोटे राज्य बनना शुरू होते हैं। आप आराम से सुनिए मेरी बात को। देखिए तो 600 ईसा पूर्व में जब महाजनपद बनने स्टार्ट होते हैं और जब पहला वंश हर्यक वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हर्यक वंश स्टार्ट होता है तो वह भी जो बिंबिसार शासक थे उन्होंने भी अपनी राजधानी राजगिरी बनाते हैं और उनके जो वंश का उदयन था, जो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी भी बनाते हैं। कालांतर में देखें पाटलिपुत्र की राजधानी लगातार बनती जाती है, कुछ समय के लिए अलग जाती है, फिर पाटलिपुत्र हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए गुप्त वंश तक पाटलिपुत्र ही राजधानी रहती है। और ये एक माना जा सिंबल रहता है कि अगर हमें उत्तर भारत पर शासन करना है तो हमें पाटलिपुत्र पर ही कब्जा चाहिए, यानी जो मगध वाला क्षेत्र है हमें उस पर अधिकार रखना चाहिए।
और इसी बेस में देखिए, अब जब वर्धन वंश आता है तो वह धीरे धीरे अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज लेके आते हैं। तो धीरे धीरे जो एक केंद्र है, जो हब है आपकी शक्तियों का, जो पावर का जो हब बन जाता है, वो आपका कन्नौज बन जाता है। ठीक है, मैंने ऊपर देखिए यहाँ पे बता भी दिया है, जो गौरव कन्नौज को पाटलिपुत्र को प्राप्त था वह अब कन्नौज स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, उस पर कन्नौज का अधिकार हो जाता है। इसलिए वर्धन वंश के पश्चात जो है अनेक शक्तियाँ आती हैं और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि अगर वो चाहती है हमें बड़ा साम्राज्य बनाना है तो हमें कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग राजवंश कन्नौज को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जिनमें राजपूत शासक आते हैं, आपके गुर्जर शासक, प्रतिहार शासक हैं, पाल वंश के शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक हैं। इनके देखिए ये मेन 3 शक्तियाँ जो कन्नौज के लिए प्रतिभाग लेती हैं, कन्नौज को पाने के लिए संघर्ष करती हैं। ठीक है, ये 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? आपके पाल वंश हैं, पाल शासक आपके हैं। राष्ट्रकूट देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र शासक है, एकमात्र राज्य है जो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। ये भी आपको याद रखना होगा कि दक्षिण भारत की कौन सी शक्ति आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेती है, तो आपके राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट वंश हैं। और एक तीसरा वंश कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक, ये 3 शक्तियाँ आपस में कन्नौज के लिए बारी बारी से लड़ती हैं और लगभग 200 से वर्षों से ज़्यादा भी ये आपस में युद्ध चलता रहता है। अलग अलग वंश शासकों राजा है होते हैं वंश के, और आपस में संघर्ष करते रहते, तो बहुत लंबा संघर्ष चलता है 200 वर्षों तक। अंत में किसका शासन होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष या त्रिकोणीय युद्ध संघर्ष। ठीक है, 3 शक्तियों का युद्ध संघर्ष, इसी को किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो किसके लिए, किस राज्य को प्राप्त करने के लिए, किस राजधानी को प्राप्त करने के लिए किया गया था? तो कन्नौज के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब राजपूत कौन थे, ये भी ये जो विवादामत है, क्योंकि क्लियर जानकारी किसी के पास नहीं है। ये सब बस हाँ कि हाँ ये होंगे वो होंगे अपने मत देते हैं। तो नहीं मतों के अनुसार देखिए 2 मत थे कि राजपूत आखिर कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो 2 मत कौन कौन से हैं देखिए, एक तो देशी मत यानी यहाँ के तो स्थानीय इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उन्होंने दिया। और एक जो विदेशी मत, जो बाहर के इतिहासकार हैं, जो विदेशी इतिहासकार हैं, वो इस पर में चर्चा करते हैं। तो राजपूत शासकों की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में 2 मत हैं, 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। कौन से? एक देशी मत और दूसरा विदेशी मत। देशी मत क्या कहता है? देखिए देशी मत के अनुसार जो राजपूत की उत्पत्ति है, इस मत के अनुसार आपके ऋषि वशिष्ठ जी हैं अपने यज्ञों को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, हवन कुंड की अग्नि से 4 वंशों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति करते हैं। कौन? गुरु वशिष्ठ जी। कहाँ पर? आबू पर्वत पर। ठीक है, माउंट आबू पर्वत पर, राजस्थान की बात है। ठीक है, कौन कौन से वंश हैं? प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार जिन्हें कहते हैं, परमार, चालुक्य, इन्हें हम गुजरात के जो सोलंकी वंश हैं चालुक्य भी कहते हैं, गुजरात के चालुक्य, गुजरात के सोलंकी वंश। ठीक है, और चौहान कहेंगे, चौहान भी लिखा जाता है, तो चौहान, सोलंकी, परमार और प्रतिहार, ये 4 राजवंशों या 4 व्यक्तियों की हवन कुंड से उत्पत्ति करते ताकि वह उनकी रक्षा कर सकें, उनकी सुरक्षा बनाए रखें। ठीक है, यही आगे 4 वंशों या 4 वंश आगे फैलते हैं, 4 व्यक्ति ही 4 वंश को चलाते हैं, तो हम आगे देखेंगे। अब दूसरा देखिए, ये देशी मत जो है ये कहाँ हमें किस बुक में मिलता है, इसका प्रमाण कहाँ पर है? तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है, जिनका युद्ध मोहम्मद गौरी से होता है तराइन के युद्ध में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बैटल में, वही पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी कवि हैं चंद्रवरदायी। ठीक है, चंद्रवरदायी जिनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उनमें देखिए हमें इस मत की या इस सिद्धांत की जानकारी मिलती है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदायी के द्वारा लिखी गई कृति है, और चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी कवि हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर पे अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से हल कर लेंगे कि जो पृथ्वीराज रासो है यह चंद्रवरदायी के द्वारा लिखी गई है, और चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी कवि भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये जानकारी जो अग्निकुंड के, ये क्वेश्चन पूछेगा कि हवन के अग्निकुंड या अग्निकुंड की राजपूतों के उत्पत्ति का सिद्धांत या अग्निकुंड का सिद्धांत की जानकारी हमें किस कृति से मिलती है? जो राजपूत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, अग्निकुंड का सिद्धांत, हमें चंद्रवरदायी से मिलती है, चंद्रवरदायी कृति पृथ्वीराज रासो से मिलती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, विदेशी मत जो क्या है, देखिए विदेशी मत के अनुसार राजपूत यहाँ के नहीं है, ठीक है, बल्कि वो विदेशी जातियाँ हैं, क्योंकि जो विदेशी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो यहाँ के लोग थे, भारत के लोग थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे जो कि लड़ने के लिए आतुर रहते थे। राजपूत जो थे वो आपस में लड़ने के लिए आतुर रहा करते थे, जान की परवाह ना करते हुए बस युद्ध चाहते थे, हमें युद्ध करना है, ठीक, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, युद्ध करना है। तो जो विदेशी इतिहासकार थे उनका मानना था कि जो भारत के यहाँ के जो मूल निवासी थे और इतने शक्तिशाली, इतने निर्भय नहीं थे। ठीक है, इन्हें वो मानते हैं कि ये जो कुषाण शासक आए थे उन्हीं के वंशज हो सकते हैं,
या फिर जो शक शासक आए थे बाहर से, या जो बाहर से आर्य आए थे, उन्हीं में से कोई निकल के ये फिर से आपके राजपूत में जुड़ाते हैं। क्योंकि जो विदेशी मत है वह इस सिद्धांत पर है कि जो भारत विदेशी राजपूत हो यहाँ के नहीं बल्कि आपके विदेशी जातियाँ थी, कुषाण या फिर शकों के उन्हें वंशज मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कन्नौज की जो स्थिति हर्षवर्धन के पश्चात क्या होती है। अभी हमने देखा ऊपर राजपूत की उत्पत्ति देख लिया और थोड़ा हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी जाना। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था वो भी डिटेल में समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट ये बनता है माफ कीजिएगा कि हर्षवर्धन के पश्चात आखिर कन्नौज का हुआ क्या, उसका वर्धन वंश क्या हुआ। तो मैंने पहले बताया कि जो वर्धन वंश था उसका विकेंद्रीकरण होने लगा, यानी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांटने लगा। अगर विकेंद्रीकरण ऐसे ना समझे तो इस प्रकार समझिए जैसे आपका अभी भारत को ही ले लीजिए वर्तमान में। ठीक है, भारत नहीं एक, क्योंकि हालांकि भारत के कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, संविधान में हमारे ऐसी पॉलिसी है, फिर भी अगर कोई राष्ट्र अलग होना चाह रहा है, राज्य अलग होना चाह रहा है और वो उसकी शक्ति देखिए हमारे केंद्र की शक्ति से ज़्यादा मजबूत है और केंद्र शक्ति जो सत्ता कमजोर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर है, वो जान भी रही कि अगर वो हम उसको शांत करने जा रहे हैं तो हमें वो रोक पीट के बैठा देगा, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर या तो हमारे दो रास्ते हैं, या फिर उसका मुकाबला करके उसको परास्त करके उसको शांत कर दें, या फिर हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर लें कि हाँ जो निर्णय कर रहा है हम उसको मानते हैं। तो उसी तरह से धीरे धीरे अगर वो अलग हो गया तो और दो राज्य अपनी शक्ति बढ़ा के वो भी अलग होने लगी। तो इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, धीरे धीरे वो वर्धन वंश का पतन हो जाता है। ठीक, अशांति फैल जाती है क्योंकि हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक, कुछ समय पश्चात कन्नौज पर देखिए आयुध वंश के शासन की जानकारी मिलती है। ये पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर किस वंश का शासक हुआ, तो आयुध वंश का। ठीक है, आयुध वंश का, अगर पेपर में आए तो आप आयुध वंश टिक करेंगे हर्षवर्धन के जस्ट पश्चात। ठीक है, कमजोर, फिर अगला देखिए, कमजोर होते कन्नौज की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले क्या, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक, और कन्नौज पर अधिकार के लिए, क्योंकि आयुध वंश एक छोटा नियमित शासक थे, वहाँ के जो राजा थे वो छोटे क्षेत्र में शासन करते थे, कन्नौज पर अधिकार करते थे बेसिकली, और उनकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो अन्य शासकों को परास्त कर सकें, बस किसी तरह से वो अपनी स्थिति बनाए हुए थे और इसी का फायदा गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज उठाते हैं और उस पर क्या करते हैं, अधिकार करते हैं। देखिए अभी वत्सराज कौन है, ये गुर्जर प्रतिहार कहाँ से बीच में, ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक आप इनकी वंशावली नहीं पढ़ेंगे आराम से आपको तब तक समझ में नहीं आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष आखिर है क्या। ठीक, तो पहले ये समझ लेते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष को, फिर उसके बाद हम राजपूतों की उत्पत्ति आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन अधिकार करते हैं, वत्सराज इस पर अधिकार कर लेते हैं। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, किन किन शक्तियों के मध्य हुआ, तो देखिए सबसे पहले किन किन मध्य हुआ, क्योंकि ये 200 वर्षों तक चलता रहता है, आपको 200 वर्षों तक नहीं जाना है, क्योंकि 200 वर्षों तक आप पढ़ेंगे तो अलग अलग वंश के शासक, अलग अलग पीढ़ियाँ के शासक आके युद्ध करते हैं, अलग शक्तियाँ आती हैं, आप इतना नहीं डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन मेनली कौन कौन शक्तियाँ थी, तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, ये तीन शक्तियां इन्हें प्रतिभाग करती हैं आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, इन तीन शक्तियों में होता है कौन कौन से, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार, पाल शासक और राष्ट्रकूट, इन तीन शक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज के आयुध वंश के शासक वज्रायुध को हटाकर, देखिए जो के शासक थे उस समय आयुध वंश के वज्रायुध थे, और उनको हटाकर उन्हीं वंश के शासक इंद्रयुध को बैठा देते हैं, नहीं जीत लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, उसी वंश के शासक को अधीन करके छोड़ देते हैं कि आप शासन कर कीजिए। ठीक है, तो वज्रायुध को हटा करके इंद्रयुध को बैठा देते हैं, राजगद्दी पर बैठाते हैं। अब वत्सराज चूंकि कन्नौज पर अटैक कर चुके थे, जीत चुके थे, तो कन्नौज पर अधिकार करने के बाद तो बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। उस समय देखिए जो बंगाल का क्षेत्र आपका में पूरा देखिए बांग्लादेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, थोड़ा हिस्सा उड़ीसा का, थोड़ा बिहार, झारखंड, ये सारा सम्मिलित है, टोटल पूरा बंगाल था। आधे बंगाल तो नहीं था कि जो हमारा पश्चिम बंगाल उतना ही था, नहीं, आपका बांग्लादेश भी पूरा बंगाल में आता था, आपका पूरा पश्चिम बंगाल भी बंगाल में आता था, आपका और बिहार थोड़ा सा हिस्सा, झारखंड का, वो सारा आपका मिलकर पूरा बंगाल बनता था। तो जब कन्नौज पर वत्सराज अटैक कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसको हटाने के लिए बंगाल की सतह बढ़ते हैं और धर्मपाल से उसका युद्ध होता है। ठीक, धर्मपाल ये पाल वंश का प्रतापी शासक था, उससे इसका युद्ध होता है। ठीक है, धर्मपाल देखिए हारने लगता है इस युद्ध में, धर्मपाल की पराजय निश्चित ही थी समझ लीजिए। लेकिन अचानक होता क्या है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक दक्षिण भारत का शासक है, ध्रुव जो है वत्सराज पर अटैक कर देता है। अब चूंकि वत्सराज जीतने वाला था तो वत्सराज पर अटैक करता है तो धर्मपाल को सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, और वत्सराज यहाँ पर क्या हो जाता है, हार जाता है, वत्सराज परास्त हो जाता है, तो वत्सराज भी वापस चला आता है और जो आपका राष्ट्रकूट शासक था वह जीत की दक्षिण वापस लौट आता है। ठीक, क्योंकि मामला शांत तो होने वाला था नहीं, वत्सराज हार के वापस आ गया
और ये जो राष्ट्रकूट थे ये उनके हरा कर वापस आ गए, तो मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। लेकिन धर्मपाल अपनी जो है वो नीति साफ रखता है कि हमें कन्नौज पर अटैक चाहिए, हमें कन्नौज पर पूरा अटैक करना, अधिकार चाहिए, ठीक है। तो वत्सराज कन्नौज पर अधिकार करने के बाद आगे बढ़ता है, वो तुम्हें बता दिया। नीचे चलते हैं, ये धर्मपाल है, वत्सराज की हार का फायदा उठाकर फिर कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं और अधिकार करके चक्रायुध को गद्दी पर बैठाते हैं। देखिए, इंद्रायुध को बैठाया वत्सराज ने, अब इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को बैठा देते हैं, और संभवतः जो चक्रायुध है वही आपके आयुध वंश का अंतिम शासक है। यह भी जानना है कि आयुध वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चक्रायुध था। और धर्मपाल चक्रायुध को राजगद्दी पर बिठा देते हैं और स्थानीय राजाओं को बुला करके उसका राज तिलक करते हैं, और कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो आपका धर्मपाल है वही उत्तरापद का स्वामी बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और आसपास के राजाओं ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन यहाँ पर देखिए चैप्टर क्लोज नहीं होता है। पाल वंश का जो कन्नौज पर अधिकार हो गया, चूंकि वत्सराज हार जाता है, वापस चला आता है। अब देखिए नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय और धर्मपाल के मध्य फिर संघर्ष होता है, क्योंकि आपके जो ध्रुव थे उनकी मृत्यु हो जाती है। आपके जो प्रतिहार वंश के शासक हैं वत्सराज, उनकी मृत्यु हो जाती है। नागभट्ट द्वितीय जो कि उनका पुत्र था, वह अब अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वह फिर चढ़ता है, ठीक। कहाँ? कन्नौज के लिए, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय जो कि गुर्जर, यहाँ से फिर से देखें, देखिए अब इन तीन शक्तियों में, इन तीन राजाओं में फिर से युद्ध होगा आपका कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके पिता को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हरा दिया। धर्मपाल ने उसी हार पर, उसकी जले पर नमक छिड़कने के लिए क्या, कन्नौज पर अटैक कर लिया, अधिकार कर लिया अपना, और चक्रायुध को बैठा दिया। तो जो आपका नागभट्ट द्वितीय था, वो चूंकि अपने पिता का बदला तो लेगा ही हार का, तो वो स्टार्ट किया फिर से आपके नागभट्ट द्वितीय, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। उसने चक्रायुध पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और चूंकि आयुध वंश पहले से कमजोर था, तो बहुत ही आसानी से उसने क्या किया, चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और फिर आगे बढ़ता हुआ मुंगेर में जो मुंगेर आपका बंगाल में आता था, धर्मपाल को भी परास्त कर देता है। किंतु इस बार दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को भी परास्त कर दिया। यानी फिर से आपका जिस तरह से उसके पिता जो आपके राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव थे, उन्होंने नागभट्ट द्वितीय के पिता जो इससे पहले वत्सराज थे, उनको भी परास्त किया था सेम उसी बिहार बंगाल वाले स्थान पर। और जो आपका गोविंद तृतीय था, इसने भी परास्त कर दिया नागभट्ट द्वितीय को, ठीक, परास्त करके, और अन्य राज्यों को भी जीत लिया उसने। आसपास के राज्यों को जीतता हुआ हिमालय तक भी पहुंच जाता है। लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण या स्थानीय जनता के जो शोक संदेश या समझ लीजिए कि जो अशांति के कारण, या अपने विजित क्षेत्रों को छोड़कर फिर वापस लौट आता है, ठीक है। और इन सब शक्तियों में देखिए, अगर पूछे कि इन जो आपके गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो पाल थे, इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति कौन थी, तो आपकी वो राष्ट्रकूट वंश था, बहुत शक्तिशाली था। फिर गुर्जर प्रतिहार आते हैं, फिर लेकिन एक ये भी आगे भी देखेंगे कि क्यों इसका अधिकार होता है, क्यों होता है शक्तिशाली राष्ट्रकूट थे, तो क्योंकि लगातार युद्ध जीत भी रहे थे, लेकिन अधिकार नहीं कर रहे थे, छोड़ देते थे, ठीक, शासन जीतने के बाद। फिर ये वापस लौट जाता है और फिर से धर्मपाल इसी का फायदा उठाकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, ठीक। यानी फिर से धर्मपाल यानी पाल वंश का इस पर अधिकार हो जाता है। फिर धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। इधर आपके नागभट्ट द्वितीय भी के बाद अलग अलग शासक आते हैं, मिहिर हो जाते हैं, जो इन सब में संघर्ष चलता ही रहता है। फिर आगे मतलब ये 200 वर्षों तक पूरा कालक्रम चलता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब पाल वंश है उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि आपके पेट में इतना डिटेल में लिखने को आता नहीं है, मैंने ऑलरेडी इतना समय ले लिया है आपका। तो उसके बाद हम आगे जल्दी जल्दी आपके राजवंशों को खत्म करते हैं, ताकि जो आपके पेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही, वरना आपको अगर इसको पढ़ने में बैठेंगे तो फिर लेक्चर भी लेके चलते रहेंगे, आपको तो खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, इतना बड़ा है। तो जो कालांतर में समय के पश्चात पाल वंश है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो फिर और लगातार उस पर हो रहे आक्रमण से अपंग कर दिया, ठीक है। लगातार कभी गुर्जर प्रतिहार उस पर अटैक करते हैं, कभी राष्ट्रकूट शासक उस पर अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाल वंश धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और अंतिम रूप से ये पूछा जाए, क्योंकि आपके पेपर में देखिए इतना थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, बस ये पूछेंगे कि अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार किस वंश का हुआ। तो अंतिम रूप से देखिए कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। और तब तक अधिकार है जब तक कि तुर्की इन्वेजर आकर भारत पर अपना शासन दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं करते हैं, तब तक जो कन्नौज है वह आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन रहते हैं। जब तक आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जब तक कि मोहम्मद गौरी से परास्त नहीं हो जाते हैं, उनको बंदी बनाकर अफगानिस्तान नहीं ले जाया जाता है, तब तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना नहीं करता है, तब तक ये जो
कन्नौज है आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों के ही अधीन रहता है। ठीक, आगे देखें तो जो तुर्की आक्रमण तक गुर्जर प्रतिहारों के पास रहता है, मैंने अभी ऊपर बता दिया। आप इस पीडीएफ को देखिए, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है, जो सिंपल आपके पैट के सिलेबस में है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका जो इतना क्वेश्चन राजपूत वंश आएगा आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में भी जो जितने भी वंश हैं, गढ़वाल वंश आपके और चौहान वंश, जितने भी परमार वंश हैं, मालवा का जो परमार है, मैंने सब डिस्क्राइब किया है। इसमें इतना शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अलग से किया है। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखिए, आइए हम जानते हैं कि प्रमुख राजवंशों के बारे में। सबसे पहले देखें गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, कि कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे, कौन कौन से प्रमुख शासक हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले अगर पूछेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र जी हैं संस्थापक। इनका जो स्थान है, उत्पत्ति है, तो आपके इनका जो यहाँ ये राज्य करते थे, तो आपका दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान इनका जो राज्य क्षेत्र था। और एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशन द्वितीय का है, और वही पुलकेशन द्वितीय जिनको नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के द्वारा हर्ष पराजय हुआ था। पुलकेशन द्वितीय जीत जाते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, पुलकेशन द्वितीय हर्ष को पराजित करते हैं, जिसका वर्णन एहोल अभिलेख में भी मिलते हैं। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन भी एहोल अभिलेख में मिलता है। और एहोल अभिलेख के लेखक कौन है, एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है, तो रविकीर्त है। ठीक, कौन है, रविकीर्त इसके लेखक हैं। और उसी अभिलेख में देखिए सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक, यही पूछ रहे गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में या किस अभिलेख में मिलता है, तो एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। कि इसके लेखक कौन है, तो रविकीर्त। देखिए यहाँ पर आपके 3-4 प्रश्न आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस वंश का जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, इनकी जो राज्य स्थिति क्या थी, तो गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र पर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, प्रमुख शासकों की बात कर लें कि कौन कौन से इस वंश में प्रमुख शासक हुए। तो पहले शासक देखिए नागभट्ट प्रथम की बात करते हैं, जो कि 730 से 756 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, इन्होंने अरबों से लोहा लिया, अरबों से लोहा मतलब वो नहीं कि अरब लिया, बल्कि युद्ध किया। ठीक है, और पश्चिमी भारत पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। ठीक, और इनका एक ग्वालियर अभिलेख भी है, जिनमें इनको यानी कि नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों यानी कि अरबों का नाशक बताया गया। ठीक, मलेच्छों अरबों को कहा गया था उस टाइम पर। इस अभिलेख में संभव था, तो जो मलेच्छों का नाशक करना बताया गया किसको, नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, किस अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में। अगले शासक वत्सराज है, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था ऊपर, तो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत हुई थी। तो वत्सराज है 775 से लेकर के आपके 800 ईस्वी तक रूल करते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम थे, कि अरबों से युद्ध किया, जीता, शक्तिशाली बनाया साम्राज्य को। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं, एक जो अच्छे रूलर की निशानी होती है वो वत्सराज में मिलती है, तो वत्सराज इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर पूछें कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, तो हरिश्चंद्र जी हैं। देखिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप अच्छे समझिए ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अगर कोई डाउट फिर भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख नीचे पढ़ा है, आप आराम से उसमें अपने डाउट क्वेरी पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और जो वास्तविक संस्थापक हैं वह वत्सराज को कहा जाता है। अब कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने वाले शासक थे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। पाल शासक धर्मपाल को इन्होंने पराजित किया, किंतु ध्रुव से ये पराजित हो जाते हैं। मैंने ऊपर बताया ना कि धर्मपाल को ये हरा देते हैं, ठीक, लेकिन ध्रुव से पराजित हो जाते हैं। फिर नागभट्ट द्वितीय की बात करते हैं, जो कि इसी का पुत्र है। देखिए कन्नौज पर अधिकार किया और राजधानी बनाई। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था कि देखिए जो चक्रायुध थे उनको हरा देते हैं। नागभट्ट द्वितीय अपने पिता के हाथ का बदला ले लेते, ऐसा नहीं था, और राजधानी भी बनाते हैं अपने कन्नौज को। लेकिन उसके बाद ऐसा था नहीं कि आज चक्रयुद्ध को उसने हराया और राष्ट्रकूट वो धर्मपाल को हराने के लिए आगे बढ़ता है तुरंत 2 दिन में राष्ट्रकूट आ जाते नहीं, क्योंकि उस टाइम पर देखिए टाइम लगता था ना। एक समय चक्रयुद्ध को हराया, फिर उस समय पश्चात अपने बंगाल के बंगाल को जीतने चलते हैं, फिर जैसे राष्ट्रकूट वंश के शासन चलते हैं। फिर पहले के ज़माने में ये लड़ाइयाँ काफ़ी दिन तक चलती थी, तो कुछ समय तक शासन रहा, राजधानी भी बनाई कन्नौज को। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने। ये भी पूछ सकते हैं कि किस वंश के शासन ने राजधानी, या गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासन ने राजधानी कन्नौज बनाई, तो आपके नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, फिर मेहर भोज की बात करते हैं, तो पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से कन्नौज के संघर्ष के लिए पराजित होना पड़ा। देखिए याद रखना कि जो मिहिर भोज थे वह राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय और पाल शासक देवपाल से हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उपलब्धियां इनकी क्या हैं, देखिए सॉरी उपाधियां क्या हैं, तो उपाधियां देखिए आदिवरा
और प्रभाव से इनकी उपाधियाँ थी इन्होंने धारण की थी। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में इनकी देखिए उपलब्धि का भी वर्णन लिखा है। अगर पूछे कि मिहिर भोज का उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है तो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए महेंद्रपाल प्रथम जो कि 885 से लेकर 910 एडी तक रूल करते हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रकूट शासक है इंद्र तृतीय को पराजित करते हैं। देखिए आपको ये पराजित करना याद नहीं रखना, बस महेंद्रपाल जो आपके हैं वह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, कश्मीर के शासक से हार जाते हैं। अब एक बार देखिए जितना इंपॉर्टेंट मैंने कलरफुल कर दिया है। ठीक है, दरबारी कवि राजशेखर, ये इंपॉर्टेंट है कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के दरबारी कवि राजशेखर है, तो महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो भुवन कोश, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, काव्य मीमांसा, विद्युशाल भंजिका, हरविलास आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक, फिर बात करते हैं देखिए महिपाल प्रथम की, अगले शासक हैं, ये भी प्रतापी शासक थे। और बगदाद का जो यात्री था अल मसूदी, वो इनके ही शासनकाल में गुजरात आया था। ठीक, महिपाल प्रथम के शासनकाल में। राजशेखर जो थे वह आपके देखिए महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल द्वितीय दोनों के दरबार में उन्हें संस्कृत प्राप्त था, यानी दोनों के दरबार में वो रहते हैं, संरक्षण उनको प्राप्त था। महिपाल के पश्चात महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय तथा विजयपाल कमजोर शासक थे, इनको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे जितने भी शासक हैं, ये मैंने जितना कलरफुल किया वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पूछा ही नहीं जाएगा, मैंने नॉलेज पर्पज के लिए लिख दिया है कि हाँ ये शासक हुए थे, ताकि ऐसा लगे ही नहीं कि एक शासक के बाद सीधा अंत हो गया क्या उसका, नहीं। बाकी आप किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ेंगे लाइक सीजीएल वगैरह के लिए, तो उसमें आपको डिटेल से एक एक शासक पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, ये नहीं, मैं टाइम टाइम की इतने को खत्म छोड़े शासक, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया रूल करना, जो इम्पोर्टेंट उसमें भी बताऊंगा, जो नहीं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब इतनी तरह आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट थे मैंने उसको कलर कर दिया। फिर 1018 एडी में देखें गजनवी का आक्रमण होता है, और प्रतिहार शासक जो कि राज्यपाल थे, राज्यपाल शासक आप कहते हैं, प्रतिहार राज्यपाल जो प्रतिहार शासक थे दुर्बल शासक थे उस टाइम पर, और परिणाम ये होता है राज्यपाल हार जाते हैं। ठीक, इसको महमूद गजनवी से राज्यपाल हार जाते हैं, परिणाम ये होता है कि पराजित हो जाते हैं। फिर राज्यपाल का जो पुत्र है त्रिलोचन पाल भी 1019 एडी में पराजित हो जाता है, किससे, गजनवी से। अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल थे, और अंत में गहरवाल वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं, यानी जो जयचंद आपके हैं वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। माफ कीजिए, मैंने ऊपर बताया था कि आपका जो कन्नौज है वो अंतिम 1280 तक रहता है आपके गुर्जर प्रतिहारों के पास। तो हाँ, राजपूतों के पास रहता है, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के पास नहीं रहता है, क्योंकि अंतिम शासक यशपाल थे, और फिर जयचंद आपके गहरवाल वंश के शासक हैं, वो अधिकार कर लेते हैं आपके कन्नौज पर। ठीक है, वो राजधानी कन्नौज बनाते हैं, तो यहीं पर गहरवाल वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और फिर ये अंतिम शासक यशपाल और फिर गुर्जर प्रतिहार शासक समाप्त होते, जो कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, और आगे बढ़ते चौहान वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। संस्थापक इसके वासुदेव थे। ठीक, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। स्थान जो था इनका, जहाँ पर शासन करते थे, तो शांबर एवं अजमेर के निकट इनका स्थान था। सामंत, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक, कौन, तो आपके जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रमुख शासक की बात करें तो अजय राज जो एक प्रमुख शासक हैं। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बनता है कौन, अजय राज। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना करते हैं और राजधानी बनाते हैं। देखिए अजय राज बेसिकली इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी और राजधानी बनाई थी अजमेर को। ठीक है, इनका उत्तराधिकारी अर्णोराज होता है, एक प्रतापी शासक ये भी था। और अजमेर के निकट देखिए अर्णोराज जो थे वो अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित करते हैं। ठीक, और जो महत्वपूर्ण शासक यहाँ स्टार्ट होते हैं होते हैं विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशल देव। ठीक, विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशल देव 1153 से लेकर 1163 एडी तक ही शासन करते हैं। उपलब्धि क्या थी कि तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके अपना सामंत बनाया है। ठीक है, और प्रसिद्ध संस्कृत रचना देखिए हरकिरण जो विग्रहराज थे चतुर्थ थे, जो विग्रहराज चतुर्थ वह एक प्रसिद्ध कवि भी थे, यानी अच्छे कवि भी थे, तो उन्होंने हरिकेल नामक नाटक की भी रचना की थी, जो कि संस्कृत विधा है। नाटक के जो कुछ अंश हैं वो 2.5 दिन के झोपड़ा नामक जो विद्यालय था, जो कि अब तो मस्जिद है फिलहाल, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको मस्जिद में रूपांतरण कर दिया, कुछ हिस्सा उसको मस्जिद में बनवा दिया, जिससे मस्जिद कहीं जाने लगी। बाकी जो आपका जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह एक संस्कृत विद्यालय था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उसी की दीवार पर कुछ नाटक के जो कुछ अंश है वो उत्कीर्ण है, यानी खुदे हुए हैं। ठीक, अजमेर में एक सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर भी आपके विग्रहराज बनवाते हैं,
दरबारी कवि देखिए सोमदेव थे, उनकी प्रसिद्ध रचना है ललित विग्रह राज और कथा सरित सागर। ये दो प्रसिद्ध रचना आपके दरबारी कवि सोमदेव की हैं। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं देखिए सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। ठीक, पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1178 से लेकर के 1192 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, राजधानी ये दिल्ली स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जिन्हें कहते हैं या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करते हैं। और इन्हें देखिए प्रसिद्ध राजा थे चौहान वंश के, उन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है, आप जो बुंदेलखंड में जो आला वगैरह सुनते हैं जिसमें पिथौरा राय बोलते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा राय भी कहा जाता है। दरबारी कवि देखिए चंद्रवरदाई थे और इन्हीं की रचना है पृथ्वीराज राशो। ठीक, सम्राट इनका देखिए अजमेर से दिल्ली तक आदि क्षेत्र तक इनका अधिकार हो जाता है। युद्ध संघर्ष की बात करें इनके, ठीक है, तो 1186 ईस्वी में देखिए गुजरात के चालुक्य और सोलंकी, देखिए नहीं चालुक्य भी बोलते हैं सोलंकी भी बोलते हैं, तो नॉट एट ऑल आप परेशान मत होइए कि चालुक्य दक्षिण भारत में भी चालुक्य होते हैं, हम सोलंकी बोलते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो गुजरात के सोलंकी शासक थे भीम द्वितीय पर अटैक करते हैं 1186 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, जिसमें पहली बार तो देखिए पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, परिणाम निकल के आता है। लेकिन 1191 में पहला युद्ध होता है, सॉरी माफ कीजिए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध 1192 AD में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें प्रतिद्वंदी फिर वही होते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। ठीक, मोहम्मद गौरी परिणाम जीत जाता है इसका। कालांतर में देखिए गौरी का जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है वह दिल्ली पर अधिकार करके चौहान वंश का अंत कर देता है। ठीक, दिल्ली पर अधिकार करता है और चौहान वंश का अंत कर देता है। और कुछ पृथ्वीराज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो जयानक है वह पृथ्वीराज विजय। ठीक, और चंद्रवरदाई जो व्यक्तियों के नाम है कवियों के नाम है। जयानक कवि जो हैं जयानक, उन्होंने पृथ्वीराज विजय ये संस्कृत काव्य है। ठीक, और चंद्रवरदाई जो इनके दरबारी कवि हैं पृथ्वीराज राशो। ठीक, ये महाकाव्य की रचना करते हैं। और पृथ्वीराज राशो वही एक कृति है जिसमें आपके अग्नि के हवन कुंड से उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत संकलित है। ठीक, पेपर में जो 4 मैंने ऊपर बताया आपके 4 राजपूत, उन्हीं को पूछा जाएगा निम्न में से कौन से राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम राजपूत के जो बचे वंश हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।